भोपाल जो एक जीता जागता शहर था वो अचानक से एक दिन कब्रिस्तान बन गया। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, पशु पक्षी भी गहरी नींद में सो चुके थे। उन लाशों को उठाने वाला, जलाने वाला, उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई जिंदा नहीं बचा था। यह सुनने में भले ही आपको एक मूवी की सीन की तरह लगता हो, पर यह घटना रियल में हो चुका है। भोपाल गैस ट्रेजेडी इस दुनिया का सबसे खतरनाक डिजास्टर माना जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस डिजास्टर में गलती किसकी है? यह गलती वर्कर्स की थी या फिर कंपनी की या फिर सरकार की थी? आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो आइए इस वीडियो में इसे गहराई से समझते हैं। शहर खांस रहा था, शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. इन चेहरों को देखकर आज 30 साल बाद भोपाल का गुस्सा बदहवास हो जाता है। किसी ने कहा था, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। लालच सभी बुराइयों की जड़ होती है। और लापरवाही और लालच की कीमत क्या होता है? लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही होती है। और यह तबाही इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी, जिसे आज भी भुगता जा रहा है। भोपाल गैस डिजास्टर यह भारत की हिस्ट्री में एक घाव बन के रह गया है। लिटरली घाव, जो कभी ठीक नहीं हुआ और न ही ठीक होगा। 1969 में इंडिया के भोपाल शहर में एक कंपनी अपनी फैक्ट्री खोलती है, जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में कीटनाशक दवाएं बनाई जाती थी और इसके प्रोडक्ट का नाम सेविन था। सेविन प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत थी, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में MIC भी कहा जाता है। यह बहुत डेंजर यानी कि खतरनाक केमिकल होता है। MIC को बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करके लाया जाता था सेविन बनाने के लिए। साल 1980 में यूनियन कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड को काफी नुकसान होने लगा और यह लॉस में जाने लगी। पैसों के कमी के कारण कंपनी यह डिसाइड करती है कि वो MIC को इंपोर्ट नहीं करेगी बल्कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगी। पर केमिकल को बनाना और उसको फिक्स करना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। पर सरकार द्वारा UCL को परमिशन दे दी जाती है और UCL अपने कंपनी में केमिकल बनाना चालू कर देती है। और उसी टाइम कुछ नई कंपनियां भारत में एंट्री करती है, जिनका प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता होता है, जिससे कंपनी पर प्रेशर बनता है। और UCIL जिनका सेविन प्रोडक्ट था, उनकी प्राइस भी कम करनी पड़ती है। और यह करने पर कंपनी को कई जगहों से पैसों की बचत करनी पड़ी और कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। जो वर्कफोर्स था उसे कम करना पड़ा। कई सेफली रिक्वेशन को भी इग्नोर किया जाने लगा पैसे बचाने के लिए। और एक एग्जांपल, अगर कोई पाइप खराब निकलती तो उसे चालू क्वालिटी के साथ रिपेयर कर दिया जाता, रिप्लेसमेंट करने की जगह। रेगुलर लीक्स होने लगी। वर्कर जो काम कर रहे थे फैक्ट्री में, उन्हें चिंता होने लगी। इसके बावजूद जितनी खतरनाक केमिकल बनाई जा रही थी उस फैक्ट्री में, ना तो कंपनी के वर्कर को बताई गई, ना ही भोपाल में रह रहे लोगों को बताई गई। थोड़ी गहराई से समझते हैं उस प्लांट में चल क्या रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि MIC मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी उस फैक्ट्री के अंदर। अब MIC को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंकों में स्टोर किया जाता था, E610, E611 और E619। अब 610 और 611 टैंक को पूरी MIC से भर दी जाती थी और 619 को इमरजेंसी के लिए पूरी खाली छोड़नी थी। इसके अलावा सेफ्टी के लिए टैंक को 60% ही भरा जाता था MIC से, इससे ज्यादा नहीं भरना था, क्योंकि MIC प्लस वाटर बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होता है। और MIC अगर हवा के साथ मिक्स हो जाता है तो एक बहुत ही खतरनाक केमिकल रिलीज करता है। और इसी को कवर करने के लिए टैंक में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन भरा गया था और कंपनी के वर्कर्स को रेगुलरली इन्हें तीनों टैंकों के प्रेशर को चेक करना था। तो ये 3 टैंक थी और हर टैंक में 2 पाइप जाती थी। एक पाइप पॉइजनस गैस को बाहर निकालती थी और बाहर जाके बर्न करने के लिए छोड़ देती थी। और बर्न इसलिए किया जाता ताकि वो वायुमंडल में जाकर किसी को नुकसान न करे। और दूसरी पाइप आती थी, नाइट्रोजन डालती थी टैंक्स के अंदर। अगर टैंक में प्रेशर कम हो जाता तो नाइट्रोजन डालकर उसे मेंटेन रखा जाता। पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन टैंकों को 60% से ज्यादा नहीं भरा जाता था, पर उस दिन उन्हें 60% से ज्यादा भरा गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीसरी टैंक थी जिसे इमरजेंसी के लिए खाली छोड़ा गया था, उस दिन उसे भी भरा गया था। पैसे बचाने के लिए यह कंपनी MIC को ज्यादा स्टोर करने लग रही थी और जो मशीन टैंकों की प्रेशर बताती थी वो भी खराब हो चुकी थी। पर प्रॉब्लम यह था कि इस अलार्म को कई सालों से बंद कर दिया गया था। और इन सब के अलावा UCIL MIC को मैन्युफैक्चर करना बंद कर चुकी थी अक्टूबर 1984 में। मतलब कंपनी अपना काम छोड़ चुकी थी और MIC
जो स्टोर करके रखा गया था उसे जरूरत पड़ने पर यूज करना था। और एक अलार्म फैक्ट्री के बाहर रहने वाले लोगों के लिए लगाया गया था, पर उसे भी बंद कर दिया गया था। और इन्हीं सारी छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से एक बड़ा डिजास्टर हो गया। 2 दिसंबर के करीब रात के 10 बजे टैंक E610 के अंदर पानी जाने लगा, जहां पर एक भारी मात्रा में MIC भरी हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि वाटर प्लस MIC एक भारी रिएक्शन होता है, और वही रिएक्शन होने लगा। और कुछ देर बाद फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स आए। उन्होंने देखा कि उनकी आंखें जलने लग रही थी। उन वर्कर्स को लगा कि यह लीकेज के कारण होने लग रहा है। इनमें से एक वर्कर को वो लीकेज दिख भी गई। और जब इन वर्कर्स ने सुपरवाइजर को बताया तो सुपरवाइजर ने इस लीकेज को इग्नोर करते हुए टी ब्रेक लेनी चाहिए। और रात के 12:30 बजे करीब वर्कर्स को यह रियलाइज हुआ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। प्रेशर रिकॉर्ड बहुत हाई थी और टैंक की प्रेशर बहुत ही बढ़ गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह तीनों टैंक अंडरग्राउंड था, तो जो ऊपर की कंक्रीट थी वो टूटना शुरू हो गई थी। टैंक नंबर 610 से बहुत भारी मात्रा में गैस बाहर निकलने लग रही थी। और जो पानी टर्न ऑन किया गया था पाइप को वॉश करने के लिए, उसे स्विच ऑफ कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर बीए बहुत लेट हो चुके थे। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। MIC पानी के साथ बहुत ही खतरनाक रिएक्शन करता है। यह MIC शहर के बीच एक बॉम्ब की तरह था, और यह टाइम बॉम्ब एक दिन फट गया। 2 दिसंबर 1984 की रात को 12:30 बजे के बाद लोगों को खांसी शुरू होने लगी। परिवार के सारे सदस्य खांसने लगे। पूरे शहर के लोगों के मुंह से खून निकलना चालू हो गया। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद उनको पता चला कि भोपाल की फैक्ट्री से MIC लीक हो गई है। 1 से 2 घंटे के अंदर गैस प्लांट से 8 किलोमीटर की एरिया में फैल गया, और लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। और अपना सब कुछ छोड़कर लोग जितनी दूर हो सके घर से उतनी दूर भागने लगे। कुछ लोग रास्ते में ही मरने लगे। उस घटना के कारण भोपाल के लोगों ने अपना परिवार खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपने घर को खो दिया। पूरा इंडिया उस दिन कांप गया था। करीब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत एक रात में हो गई थी, और लाखों लोगों के अंदर वो गैस घुस गया जो कि DNA को ब्रेक करके उनके फ्यूचर पीढ़ी को डिसेबल पैदा करने वाली थी। लगभग 5,20,000 से ज्यादा लोग इस गैस के संपर्क में आए। उन लोगों के जीन्स को इफेक्ट कर दिया ये गैस। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पर भोपाल के आई विटनेस यह बताते हैं कि पहले 72 घंटे में ही लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और वहाँ के लोग यह क्लेम करते हैं कि रियल नंबर 16,000 से भी ज्यादा है। इस घटना के इतने सालों बाद भी उस गैस का इफेक्ट अभी तक गया नहीं। और ये कुछ फैक्ट्री की पिक्चर्स जो अब खंडर हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन।